नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज से। तो बिजनेस सर्विसेज जैसा कि आप वर्ड से भी आपको समझ आ रहा होगा और पीछे भी हमने आपको 2 बार ये चीज़ बताई थी रिपीट होती हुई कि टर्शरी जो हमारा सेक्टर है, जैसे प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चरल है और एलाइड सर्विसेज, इसके अलावा सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और टर्शरी हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर है। साथ ही साथ जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आता है। ये एड्स टू ट्रेड भी सर्विसेज की बात करता है। थोड़ा सा फर्क बस ये रहता है कि जब हम एड्स टू ट्रेड की बात करते हैं तो हम अपने बेसिक बिजनेस बेसिक ट्रेड को सपोर्ट करते हुए उस सेंस में हम इसे पढ़ते हैं। जबकि हम जब टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बिजनेस के साथ साथ आम जनता, नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी उन सर्विसेज का कैसा यूज है, कैसे प्रोवाइड किया सकती है, उसकी बात करते हैं। तो अभी हम यहाँ बिजनेस सर्विसेज को ऐसे ही देखेंगे टर्शरी सेक्टर के रूप में। टर्शरी सेक्टर में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिजनेस सर्विसेज में हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमने ऊपर भी जिनके बारे में चर्चा की थी, जैसे बैंकिंग, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट भी करेंगे, ई बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोस्टल। अभी यहाँ पे शायद ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कुछ आपकी एक दो छोटी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं की जा रही हैं। बेसिकली बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन जो है आपका, पोस्टल मतलब क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन, देखिए कवर किया जाएगा। ठीक है। एक नई चीज ई बैंकिंग भी आजकल जुड़ गई है, डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स तो इस बुक में उतने अच्छे से नहीं दिए गए होंगे क्योंकि ये वर्जन जो मैंने उठाया है वो 2020-21 का है। और आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में, मतलब 2019 से 2024 में केवल और केवल यूपीआई ही यूपीआई ले लें तो इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है कि आपका सारा का सारा जो करेंसी यूज है वो लगभग 50% पे गिर गया है, मेरा मानना है। साथ ही साथ ही जो है जो आपका, हाँ, बैंकिंग है, बेसिक बैंकिंग वो तो वर्क कर ही रहा है जैसे कि हमेशा से ट्रेडिशनली था। हालांकि टेक्नोलॉजी और समय के साथ वो भी मॉडर्नाइज होता ही जाता है और ये यूपीआई भी उसका ही एक मॉडर्नाइज पार्ट है। लेकिन कुछ बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज या उनके फीचर्स की बात करें जो हमेशा से हमारे ट्रेड को और आम जनता को भी सपोर्ट करती आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ आता है। ठीक है। अब सर्विसेज ये सब जब हम एक साथ इनकी बात करते हैं, सारी सर्विसेज की एक साथ बात करते हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नेचर क्या है। पहले तो ये इंटेंजिबल होती हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते किसी गुड की तरह। जैसे कि आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा, आप आटा खरीद के लाए, आप सर्फ डिटर्जेंट खरीद के लाए, टूथपेस्ट लेके आए आप, ये सब गुड्स हैं। ये तो चलिए एफएमसीजी की बात हो गई, और भी बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। आप बिल्डिंग मटेरियल खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, आप कार खरीदते हैं ट्रैवल करने के लिए, बाइक खरीदते हैं, तो ये सब क्या आते हैं, ये सब गुड्स में आते हैं अलग अलग तरह के। लेकिन वो चीजें जो आपको इस तरह से दिखाई नहीं दे सकती, जो आप पैसे देख के अपने हाथ में ले नहीं लोगे कि भाई ये अब मेरा हो गया, है ना, वो सब क्या चीजें होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं, इनटेंजिबल है, उन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे आप खुद ही ऊपर देख रहे हो एग्जांपल्स, इंश्योरेंस है, उसे आप देख सकते हो क्या, नहीं। इंश्योरेंस कराने का एक प्रूफ प्रूविंग डॉक्यूमेंट एक होता है, वो आप देख सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस अपने आप में आप देख नहीं सकते हो। ठीक है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग भी आप नहीं देख सकते। आप वेयर हाउस देख सकते हो जहां पे सामान स्टोर किया जा रहा है, आप वो गुड्स देख सकते हो जिन्हें वेयर हाउस किया जा रहा है, लेकिन वेयर हाउसिंग ये जो एक सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये सब देख नहीं सकते। ठीक है। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, ये सब टच नहीं कर सकते। कोई आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये टीचिंग क्या है, एक सर्विस है। इस सर्विस को आप देख या टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है। साथ ही
सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसकी क्वालिटी पहले से आपको नहीं पता चल सकती। जैसे गुड क्या है, आप फल खरीदने गए मार्केट में, आपको देख के ही पता चल जाएगा खरीदने से पहले कि ये खराब है या ये अच्छा है, एक हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजेक्शन लगा के जो इनऑर्गेनिक तरह से चीजें उगाई जा रही हैं, बाहर से एकदम प्लास्टिक की तरह सुंदर और अच्छी दिखती हैं, लेकिन अंदर वो बिल्कुल खराब हो सकती होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन एक हद तक गुड्स की आप क्वालिटी देख सकते हो। सर्विस के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक आप उन्हें खरीद नहीं लेते या वो सर्विस आप कंज्यूम नहीं कर लेते, तब तक आपको उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं हो सकता। अब अगर जो है सप्लायर चाहता है कि उसके पास कस्टमर बार बार आए, तो उसे हमेशा अच्छी क्वालिटी की सर्विस कस्टमर को देनी चाहिए, और वो खुद ऐसा ट्राई भी करता है। लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी, एक जैसी नहीं मिलती सर्विस आपको। गुड्स का क्या है, गुड्स ज्यादातर एक जैसे मिलते हैं। आप बिस्किट का पैकेट फॉर एग्जांपल खरीदने जा रहे हो, ठीक है, मैं अक्सर एक एग्जांपल से स्टिक कर जाता हूँ, तो इसीलिए इसके लिए तैयार रहिएगा मेंटली। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी बिस्किट, अब उसके कंपटीशन में आपका जो है क्या कहते हैं कि टाइगर बिस्किट आ रहा है, ब्रिटानिया का कुछ आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बिस्किट। लेकिन आप देखोगे कि लगभग क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी, टेस्ट सबका लगभग सेम मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, होमोजेनिटी नहीं मिलती। आप एक सेम टैक्सी स्टैंड पे, टेम्पो स्टैंड पे जाते हो, और वो जो शेयर्ड वाले टेम्पो चलते हैं, उन्हें आप हर बार उन पे बैठते हो कहीं जाने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, और हर टेम्पो वाला हर जो है क्या कहते हैं कि हर बार जब आप बैठे होगे, आपका एक्सपीरियंस काफी डिफर करेगा। आपको देखने को मिलेगा कि जो ये सर्विस की क्वालिटी और टाइप है, वो इनकंसिस्टेंट है, वो एक जैसा नहीं है। चाहे वो आप अलग अलग व्यक्ति के टेम्पो में बैठ रहे हो, चाहे आप एक ही व्यक्ति के टेम्पो में कोइंसिडेंटली दो अलग अलग दिन बैठ रहे हो, तो भी, क्योंकि उसका मूड बदलेगा। किसी दिन वो नाराज होगा, किसी दिन वो खुश होगा, उस हिसाब से उसकी सर्विस की क्वालिटी बदल जाएगी। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी भी अटैच्ड होती है। केवल वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही नहीं रहा, बल्कि उसका आपसे पैसे लेते समय, कहाँ आप जाएंगे पूछते समय, बिहेवियर भी बहुत हद तक मैटर करता है कि आपको सर्विस की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो ये अक्सर इनकंसिस्टेंट होती है, होमोजेनिक नहीं होती है, ठीक है। बैंक्स की बात कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है हर समय, है ना। ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह अप्लाई होती है थ्योरीज, वैरायटी ऑफ जगहों पर। थर्ड आता है आपका इन्वेंट्री ब्रैकेट में लॉस। सर्विसेज की मेन बात यह है कि जिस समय ये प्रोड्यूस होती हैं, उसी समय ये बिकती हैं, उसी समय ये कंज्यूम होती हैं। आपको टेम्पो वाला छोड़ने गया, तो जिस समय वो टेम्पो चला के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था, मतलब कि वो सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा था, उसी समय आप भी उसी टेम्पो में बैठ के पहुंचे थे, आप कंज्यूम भी कर रहे थे, और उसी समय आप उससे इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप उससे खरीद रहे थे वो चीज, ठीक है, भले ही पैसे आपने लास्ट में दिए या पहले दे दिए, जो भी। तो इसीलिए इसमें क्या, इन्वेंट्री नहीं बनाई जा सकती, मतलब इन्वेंट्री लॉस नहीं होता कि आपका सामान, आपने गुड्स में क्या है, आपने बनाया, आपने इकट्ठा किया, क्योंकि आपको कभी भी डिमांड हाई हो सकती थी, तो सडनली आप कैसे बनाते, तो आपने गुड्स तैयार करके वेयर हाउस करना चालू कर दिया, और जो है उस वजह से लॉस, इन्वेंट्री लॉस का रिस्क बढ़ा। वो चोरी हो सकता था, वो आग लग सकता था, शॉर्ट सर्किट, अगर आप मैराइन ट्रैवल करा रहे हो, ट्रैवल करते समय एक्सीडेंट हो सकता था, डूब सकता था अगर समुद्र के थ्रू जा रहा है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप इन्वेंट्री क्रिएट करते हो, जो कि गुड्स के केस में होता ही होता है, लेकिन सर्विसेज के केस में बिल्कुल भी नहीं होता है। कितना अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया, काफी हद तक बहुत दूर ले जाएगा आपको मेरे वाले एग्जांपल से। वेकेंट सीट इन अ सिनेमा हॉल, ये इन्होंने बताया है कि ये सर्विस अगर प्रोड्यूस हुई और कंज्यूम नहीं हुई, तो लॉस में चली जाती है। जैसे मैं टेम्पो वाले की बात कर रहा था, अब अगर उसके उसमें 8 लोगों के बैठने की जगह है व्हीकल में, और 7 ही लोग बैठ के गए, या जैसे सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है और वहां पे कोई सीट वेकेंट है, एक या एक से ज्यादा, तो वो वेस्ट जा रही है। अब उन पे कभी भी आगे कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगले ही शो में जब वो बैठेगा, तो वो एक नई सीट मानी जाएगी, वो एक नई सर्विस मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए नुकसान भी है सिर्फ कि ये, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फायदे और नुकसान में, एडवांटेजेस, मेरिट्स, या डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स में। फोर्थ आता है आपका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, सही बात है। जैसे गुड्स का क्या है,
आपने खरीदा, फिर आपको समझ नहीं आया, आपने आगे बेच दिया। लेकिन आप डॉक्टर के पास दिखाने गए, उसने आपको ट्रीटमेंट बताया, आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आया, आपने वो ट्रीटमेंट आगे किसी को बेच दिया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कोई लॉयर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने हायर किया अपने काम के लिए, उसने आपका काम करके दे दिया, आपने कहा अरे यार मैंने तो पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, मुझे थोड़े पैसे वापस चाहिए, चलिए मैं इस सर्विस को आगे बेच देता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सर्विस ट्रांसफर नहीं हो सकती, सेपरेट नहीं हो सकती अपने ओनर से या प्रोड्यूसर से। ठीक है। फिफ्थ आता है आपका कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। ऊपर दिए सारे एग्जांपल्स में, चाहे डॉक्टर्स के द्वारा कोई एडवाइस हो, मेडिकल एडवाइस, चाहे किसी सिनेमा हॉल में एक मूवी को एक्सपीरियंस करना हो, चाहे किसी टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जब तक आप यानी कि कस्टमर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये सर्विस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें सर्विसेज के बारे में तो थी ही थी, साथ ही साथ ये गुड्स से डिफ्रेंशिएट भी हो रही थी। मैंने आपको हर बार गुड का एग्जांपल देते हुए ही बताया। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब बात आती है सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विस, तो इसीलिए ये इसी थ्रू बिजनेस सर्विस पे पहुंच पाएंगे। तो पहले होते हैं बिजनेस सर्विसेज, दूसरे होते हैं सोशल सर्विसेज, और तीसरे होते हैं पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विस वो है जो किसी भी दूसरे बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज कैरी करने में मदद करती हैं। जैसा कि मैंने आपको एड्स टू ट्रेड में इनको डिफाइन करवाया था। किसी ने ना पढ़ा हो, ना देखा हो, तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस पिछले वाले से कनेक्टेड रहते ही हैं, जब तक मैं एक बुक पे स्टिक कर रहा हूँ या एक क्लास का कोई एक सब्जेक्ट कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा या आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो मदद करती हैं बिजनेस को आगे बढ़ने में आसानी से। जैसे बैंकिंग में क्या हो सकता है, एक बिजनेस को फंड्स की ज़रूरत है, वो लोन ले सकता है। इंश्योरेंस बैंक कैसे मदद करता है, जब कभी भी आपका बिजनेस किसी उसको क्या कहते हैं कि किसी बड़े अमाउंट ऑफ गुड्स को स्टोर कर रहा है या ट्रैवल करवा रहा है, तो उसको इंश्योर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको कोई ना कोई तरीके का रिस्क है, जैसे रिस्क फ्रॉम फायर, रिस्क फ्रॉम सी नेचुरल कॉजेज, एंड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंश्योरेंस ऐसे भी बिजनेस को बहुत तरह से ज़रूरत पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, पहले भी मैंने बताया है, चीज़ें हर जगह मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, अलग अलग चीज़ अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चर होती है वेरियस रीजंस की वजह से, लेकिन उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल जगहों पे होती है, तो इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है। वेयर हाउसिंग, जब आपको टाइम बैरियर ख़त्म करना है कि आपकी कोई चीज़ ग्रो हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रही है एक सीज़न में और वो उसकी डिमांड दूसरे सीज़न में भी है या में ही है, कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे सीज़न के लिए ही बनाई जाती हैं चीज़ें, तो क्या होगा, आपको वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी एम्पल कंडीशंस में। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस लिए, जब दो बिजनेस को आपस में बात करनी है, या एक बिजनेस को एक कस्टमर से बात करनी है, या दो कस्टमर्स को आपस में बात करनी है एक बिजनेस के थ्रू, आगे आप पढ़ोगे भी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में, इसके बारे में नए तरीके के भी कम्युनिकेशन आ गए। लेकिन पहले भी आपको लेटर्स, मेल्स, आज के समय में ईमेल्स, कॉल्स, इन सब की जरूरत पड़ती ही है कोई भी बिजनेस रन करने के लिए। कॉल सेंटर्स आपको चलाने पड़ते हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स, तो इन सब के लिए कम्युनिकेशन हेल्प करता है। कई बार लोग आउटसोर्सिंग भी करते हैं ऐसे कस्टमर केयर सेंटर्स की, जो कॉमन है कई सारे बिजनेस के लिए। फिर आता है आपका सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या है, ये
किसी प्रॉफिट मोटिव से नहीं चल रही। ये जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए चल रही है। किसी के पास सैनिटेशन साफ सफाई नहीं है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो उन पे वर्क करती हैं सोशल सर्विसेज। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट और एनजीओ द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन हर बिजनेस के लिए भी कुछ सोशल सर्विस करना आज के समय में कंपलसरी हो गया है। उसको हम लोग नोट कर लीजिएगा, एक जगह CSR के नाम से जानते हैं, आगे शायद पढ़ेंगे भी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंपल्जन डाला हुआ है सारे ही बिजनेसेस पे, बड़े बिजनेसेस पे, कि आपको कुछ पोर्शन अपना प्रॉफिट, एफर्ट और टाइम का इसको देना है सोसाइटी को। ठीक है, फिर आता है आपका पर्सनल सर्विसेज। अलग अलग सर्विसेज जो है, अलग अलग कस्टमर जो है एक्सपीरियंस करता है। ये क्यों डिफर करती है, अभी ऊपर आप बात कर रहे थे, सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से डिफर करती है। कई बार कस्टमर की क्या डिमांड और प्रेफरेंस है इसकी वजह से भी ये चेंज होती है, जैसे कि टूरिज्म और रेस्टोरेंट्स। तो ये हो गई आपकी पर्सनल सर्विसेज। अब हम बिजनेस सर्विसेज को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है और हम इसी टॉपिक पे डीपली जाने वाले हैं, बाकी सब टॉपिक शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। तो ये जो अपने ऊपर 5 पढ़े, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये 5 कैटेगरीज है बिजनेस की। पोस्टल एंड टेलीकॉम मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है बैंकिंग। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक क्या है। ये जरूरत पड़ने पे उनको कंपनीज को लोन देते हैं, जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है। कहाँ से देते हैं? जो पब्लिक ने पैसा उनके यहाँ सेव किया है एफडीज और एक्सेट्रा के थ्रू, उसी में से देते हैं। रिस्क पोर्शन बैंक का रहता है, लेकिन चूंकि ये एज अ लोन होते हैं, नॉट एज इक्विटी, तो इसीलिए बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे करते रहें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई एसेट वो वैसे भी बैंक के पास इस पर्पस के लिए गिरवी रखते हैं एज कोलेट्रल। लेकिन बैंक्स केवल मनी लेंडर्स नहीं है, इसके अलावा बैंक जो है और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट अवेलेबल कराता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट अवेलेबल कराता है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आप सभी का होगा, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपका खुल जाना चाहिए था अब तक। नहीं खुला है तो जाके खुलवा लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है आगे जाके, स्पेशली जैसे ही आप 12th पास करते हो वैसे ही बहुत सी चीज़ों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट तो पहले से होगा ही। ठीक है, करंट डिपॉजिट अकाउंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिजनेसमैन को, क्योंकि ये जो है आपको ऑप्शन देते हैं ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट फैसिलिटी का। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट में आज 10 बजे 1 लाख रुपए थे, लेकिन आपको सडनली किसी को पेमेंट करना था 1,20,000 का। तो अगर आप पुराने कस्टमर हो, काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते रहते हो, कई बार आपके में पॉजिटिव बैलेंस भी रहता है, तो बहुत ही आसानी से 20,000 रुपये आपका पे और एक्स्ट्रा हो जाएगा, भले ही आपके बैंक में बैलेंस नहीं। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट एक लिमिट तक आप अपने बैंक से खाते में पैसे ना होते भी एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्विस चार्ज इसके देने होते हैं बैंक को। और जब आप वापस करते हो, पहले -20,000 में आपका बैलेंस चला जाएगा, और जब आप बाद में पैसे वापस जमा करोगे तो यही माइनस हो जाएगा नया अमाउंट से। आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, आपको पहले भी आपने कभी सुना हो अगर अपने घर में, या आजकल इसका नया फॉर्म आया है SIP। फर्क ये है कि आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में होता है, जबकि जो आपका SIP है वो म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। होता क्या है, इसमें हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट किसी एक टाइम पे या किसी डेट पे देना होता है, और एक फिक्स पीरियड तक ऐसा चलता रहता है। मान लीजिए साल भर तक आप हर महीने दे रहे हैं, 2 साल तक दे रहे हैं, एंड सो ऑन। और फिर वो टाइम कंप्लीट होने पे आपको वापस वो विद इंटरेस्ट रीपे कर दिया जाता है।
सेविंग अकाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट हायर रहता है, लेकिन इसमें कंपल्शन होता है कि एक बार आपने इसे ओपन कर लिया तो आपको इसे जमा करते रहना चाहिए, वरना आपको इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है अगर आप इसे प्री मेच्योर तरीके से क्लोज कराते हो। सेम चीज़ें एफडी अकाउंट के साथ भी रहती हैं। देखिए बहुत अच्छा, किसी ने यहाँ पे स्कैन कॉपी में 7 days लिख दिया है, हालांकि ये इस बुक में भी पहले से होना चाहिए क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। 7 days to 10 years। जो एफडी अकाउंट होते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट्स, है ना, टीडी भी बहुत लोग बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, ये एक लार्ज अमाउंट, ये एक बड़ा अमाउंट आप बैंक में एक साथ जमा कर देते हो लंबे समय तक के लिए, ये मानते हुए कि ये आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तब तक टाइम बीत चुका होगा, इन्फ्लेशन लग चुका होगा, तो लगभग इन्फ्लेशन के आसपास के रेट पे आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिल जाता है। जितना लंबे समय के लिए आप जमा करते हो, जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप जमा करते हो, उतना ही आपको इंटरेस्ट वापस मिलता है। ये मिनिमम 7 days का क्रिएट हो सकता है, मैक्सिमम 10 years का। जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो सबसे हाई होता है मुकाबले आरडी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के। फिर इसके बाद लास्ट आता है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, एमओडी अकाउंट भी इसे बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये एफडी और सेविंग अकाउंट का मिक्सचर है। इसमें सेविंग अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट की जो लिक्विडिटी वाला फीचर है वो मिलता है आपको कि जब चाहे जमा किया, जब चाहे निकाला, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको एफडी का मिलता है। अब आप कहोगे अगर ऐसा ही है तो सब इसी में क्यों नहीं जमा कर लेते? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो एक एक एमओडी अकाउंट रखते ही हैं। इसमें ये रहता है कि जब आप पैसे जमा कर रहे हो तो एक अमाउंट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 हमने मान लिया कि 25,000 के ऊपर जब भी जाएगा तो बचे हुए पैसों की एफडी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका गया 37,000 ऑल ऑफ अ सडन बैलेंस, तो ये बाकी बचे 12,000 की एफडी करके आपके अकाउंट में फिर से केवल 25,000 दिखाने लगेगा। हालांकि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें सेविंग अकाउंट की लिक्विडिटी है, यानी अगर आपको उसके बाद मान लीजिए किसी को किसी दिन 30,000 का पेमेंट करना है, अब आपके में दिख 25 ही रहे हैं लेकिन आपके पास एक 12,000 की एफडी भी है, तो इसीलिए जब आप किसी को चेक से या कैसे भी 25,000 का अकाउंट से पेमेंट करोगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हो, सॉरी 30,000 का, तो वो पेमेंट हो जाएगा। भले ही आपके में 25 दिख रहे हैं तब भी वो 30,000 का पेमेंट हो जाएगा और वो आपकी एफडी ऑटोमेटिक ब्रेक होकर 7,000 की बचेगी। ये जो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है ये काफ़ी बाद का मॉडल है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कराते हैं आपको, जैसे कि पहला हो गया बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ये एक तरीके से सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक का, जो कि लोगों के काम तब आता है जब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्रांजेक्शन इतना बड़ा करने वाले हैं कि वो कैश में भी नहीं कर सकते, है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का ये एक थोड़ा सा पुराना सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है कि हम पहले से आपसे पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप पैसे लेके आए हो। जैसे आप कभी अभी 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपसे बैंक ड्राफ्ट बनवाने को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो चाहते हैं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आओ कि हाँ भाई आपका सब कुछ सही है, हम ये तसल्ली कर लें कि हाँ भाई आप पेमेंट कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो, आपका सब कुछ सही है। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम डिले नहीं करना चाहते, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो हम चाहते हैं कि आप हमें पेमेंट कर दो। लेकिन कई बार क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको पेरेंट्स के साथ स्कूल की तरह अलाउ नहीं करती कि आप पेरेंट्स के साथ चले आ रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपसे कहते हैं कि आप अकेले आओ, क्योंकि वो आपको वापस अब थोड़ा सा बाहर की दुनिया में लाना चाहते हैं। कॉलेज लाइफ के आप बोलते हो थोड़ा बाहर निकलते हो ज़्यादा वाइडर एरिया में, तो वो चाहते हैं कि ऐसा भी रिस्क ना हो इमीडिएटली स्टार्टिंग में ही कि आपको घर से कैश दिया गया फीस जमा करने के लिए और आपने कहीं खो दिया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसीलिए वो सेफ साइड रहने के लिए कहते हैं कि आप बैंक ड्राफ्ट बनवा के लाओ। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक चेक लिया बैंक से, ये चेक आपका चेक नहीं है, बैंक जो आपको चेकबुक देते हैं ना, ये वो चेक नहीं है, ये एक बैंक का अपना खुद का चेक है जो किसी और बैंक या अपने ही बैंक के किसी और ब्रांच या इंडिविजुअल के फेवर में बनाया गया है।
आपके कहने पे। कैसे बनता है, आप अपने कुछ अमाउंट जितने का आपको ड्राफ्ट बनाना है और थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस, बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, वो लेके जाते हो बैंक में और कहते हो मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए। आप बैंक आपको उस व्यक्ति के नाम जिसको आपको पेमेंट करना है एक बैंक ड्राफ्ट क्रिएट करके आपको देता है। अब ये बैंक ड्राफ्ट एक तरीके से कैश का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि कैश इसके बदले का आप बैंक में दे चुके हो। लेकिन ये बैंक ड्राफ्ट कहीं गिरता है तो कोई और इसको इन कैश नहीं करा सकता, क्योंकि ये उस व्यक्ति के नाम पे है जिसको आप पे करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कॉलेज, ठीक है। अब आप अपने कॉलेज गए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप एडमिशन ले सकते हैं, आप मुझे बैंक ड्राफ्ट दे दीजिए। तो इमीडिएटली आपने बैंक ड्राफ्ट उनको दिया और वो पैसे अब एक तरीके से उनके पास आ गए, क्योंकि वो जब भी उसे बैंक में लगाएंगे उसमें उनको पैसे वापस जरूर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आप जब तक आपका एडमिशन मैरिज आप नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं थे या कुछ किसी भी वजह से, तो अभी भी वो ड्राफ्ट आपके पास है, क्योंकि वो आप ही ने बनवाया है। तो उसे आप बैंक को वापस करके वो जो आपने चार्जेस पे किए थे वो कटवा के आप अपना ड्राफ्ट अपने मनी वापस ले सकते हो। तो इसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। ये बिजनेसेस भी यूज करते हैं एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करने में। स्पेशली जब दो लोग ऐसा ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो जिनमें उन्हें एक दूसरे पे उतना भरोसा ना करना हो, उतना रिस्क ना लेना हो, तो वहाँ पे वो बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अमाउंट इतना बड़ा हो कि कैश नहीं कर सकते, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन बड़े बहुत बड़े स्केल पे अलाउड नहीं होते। हो जाते हैं कई जगह फिर भी, लेकिन अलाउड नहीं है, लीगल नहीं। इसके अलावा बैंकर्स चेक, ये भी बैंक ड्राफ्ट की तरह है, बिल्कुल सेम है लगभग। बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो थर्ड पार्टी है उसका नाम लिख दिया जाता है और ये उसको अकाउंट पे ही होता है। जबकि बैंक ड्राफ्ट बिना नाम के भी बैंक इशू कर सकता है और आप उस पर किसी का भी नाम लिख सकते हो। ओवरड्राफ्ट अभी आपको बताया, जैसे करंट अकाउंट हो गया, उसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको देता है कि जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है नहीं उससे ज़्यादा आप ड्रॉ कर सकते हो। कैश क्रेडिट, ये सीधा सीधा बोरिंग होती है। किसी भी सिक्योरिटी यानी किसी भी चीज़ को गिरवी रख के आप सीधा सीधा बड़ा लोन आप ले सकते हो और जब आप उसे वापस करो तो इंटरेस्ट सहित करो। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन, जब आप कोई होम लोन लेते हो यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, या आप कोई व्हीकल लोन लेते हो मीडियम टर्म लोन, या आप अपने किसी दोस्त से उधार लेते हो यानी शॉर्ट टर्म लोन, बैंक भी देता है ऐसा उधार, तो ये जो है आपका लोन कहलाता है, कैश क्रेडिट नहीं, क्योंकि ये आप इंस्टॉलमेंट्स में वापस करते हो। ये इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके अकाउंट से काटा जा सकता है। फिर आती है बात ई बैंकिंग की। ई बैंकिंग आप अच्छे से जानते हो, वो सारी बैंकिंग जो इंटरनेट के थ्रू हो उसे क्या कहते हैं हम, ई बैंकिंग कहते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी, इससे साफ, इसमें सब कुछ क्लियर रहता है, साफ दिखता है कि किसने किसको कब पे किया, हमेशा एक हिस्ट्री कहीं ना कहीं अवेलेबल मिलती है। किसी कोर्ट केस में ज़रूरत पड़ जाए, किसी फ्रॉड केस में ज़रूरत पड़ जाए, या कोई कन्फ्लिक्ट होने पे काम में आ जाए। 24/7 सर्विसेज, ये हमेशा 365 डे साल के और 24 आवर्स काम करती रहती है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड होती है। केवल कुछ लिमिटेड बैक एंड पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी होते हैं किसी अनएक्सपेक्टेड एरर के अकर होने पे उसे इमीडिएटली सही करने के लिए। कन्वीनियंस, कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू मोबाइल फोन्स। आजकल क्या है, बहुत सारे इजीली किसी भी ऑफिस, किसी भी घर, कहीं पे भी आप जो है पैसे भेज सकते हो, किसी को भी पे कर सकते हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, पेमेंट चल रहा है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ खरीदना है आपको, आप ऑनलाइन खरीद लेते हो, कोई चीज़ आपको सेल करनी है, आप OLX कोई कर जैसी चीज़ों पर सेल कर लेते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ई बैंकिंग एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, एक ये भी बड़ा रीज़न था, मैंने भी आपसे कहा था कि बैंक अकाउंट होना चाहिए आप लोगों का इस समय, क्योंकि अभी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पैसे कुछ कैसे आपके पास अगर हो तो उन्हें मैनेज किया जाता है। कमाना तो बात की बात है, पहले तो आप ये देखो कि अगर आपके पास आने लगते हैं पैसे तो छोटे अमाउंट से शुरू करो, पॉकेट मनी से या किसी भी चीज़ से, कि उसे मैनेज कैसे किया जाता है। कोशिश करो घर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांगो इस नाम पे कि आप घर का बिजली का बिल या कुछ भी पे करोगे, और आप उसे भी पे करो, पैसा किसी एक डेट पे लेके जिस डेट पे बिल आता है उस डेट पे पे करना। ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। अनलिमिटेड एक्सेस, जो ई बैंकिंग है
वो आपका लीड करती है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, है ना भाई। ब्रांच की वॉल्स क्या है, लिमिटेशंस है। वहां पे अगर एक साथ 1,000 लोग आ जाए तो फिट नहीं हो पाएंगे, ना ही उनको एक साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी। लेकिन ऑनलाइन ये चीज 1 लाख क्या 10 लाख तक पॉसिबल है। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख जितने लोग आए, इतना भी बड़ा सर्वर हो, अच्छा सर्वर हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। लेस रिस्क, रिस्क बहुत कम है क्योंकि कस्टमर्स के पास हर एक सेकंड हर एक चीज का प्रूफ है। साथ ही साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते समय फिजिकल कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, जो कि एक रिस्क होता है। बैंक्स को क्या फायदा है, वो compete कर पा रहे हैं दूसरे बैंक से बेहतर सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड करके। अनलिमिटेड नेटवर्क, वो आपस में सारी ब्रांचेस कनेक्ट हो चुकी हैं ई बैंकिंग की वजह से। रिड्यूस लोन ऑन ब्रांचेस, ब्रांच के ऊपर लोन घट गया है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो गया है। आपको हमेशा पता होता है कि इस व्यक्ति के पास और किसी अकाउंट में कहीं कुछ ऐसे पैसे हैं हमारे साथ जो इसने रख रखे हैं और हमारा दूसरा लोन ये नहीं पे कर रहा। सॉरी, वेरी सॉरी, लोड नहीं, लोन था ये। ब्रांचेस में काफी हद तक लोड घटता है, बोझ घटता है क्योंकि उनके यहाँ फिजिकल पब्लिक फुटफॉल्स घट जाते हैं। ऑनलाइन जो भी चीजें हो रही हैं वो काफी हद तक कंप्यूटराइज सिस्टम खुद संभालता है, उतना लोगों को लगना नहीं पड़ता है और ह्यूमन एरर्स भी घटते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, और अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती उन्हें बहुत तरीके की क्योंकि कंप्यूटर अपने आप कर रहा होता है, डेबिट ट्रांजेक्शन वर्सेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। डिजिटल पेमेंट के कई तरीके या ई बैंक के, देखिए यहाँ पे अभी भी आपको यूपीआई नहीं दिया है। नई वर्जन जो होगी बुक की उसमें जरूर दिया होगा यूपीआई, क्योंकि यूपीआई तो हम, मतलब इंडिया इस चीज के लिए जाना जा रहा है पूरी दुनिया में आज के समय में। क्यूआर कोड के थ्रू विद इन सेकेंड आप जो है दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सीधे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर सामने वाले के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो क्या मेथड्स है, डेबिट कार्ड है जो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से लिंक रहता है। क्रेडिट कार्ड है जो किसी अकाउंट से लिंक नहीं रहता, वो डायरेक्ट एक लोन होता है, रियल टाइम लोन फ्रॉम बैंक। थर्ड, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक बड़ा अमाउंट आप जो है अपने किसी दूर व्यक्ति को जो भी कहीं बैठा है उसको आपको पेमेंट करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। आरटीजीएस ये भी नेफ्ट ही है, बट फर्क ये होता है कि इतने बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं कि इतना अमाउंट किसी एक ब्रांच के अपने अकाउंट में एक बार में भी ना हो शायद, या एक ट्रांजेक्शन पे खर्च करने के लिए तो बेयर नहीं कर सकता हो जब बैंक, तो वो सेटल होता है दो बैंक के अपने अकाउंट जो आरबीआई में खुले हुए हैं उसके थ्रू। ये है बिल्कुल नेफ्ट जैसा ही, बस फर्क ये है कि ये बड़े ट्रांजेक्शन के केस में यूज होता है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। एटीएम, एटीएम तो आप सब जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। आजकल तो एटीएम्स में कैश डिपॉजिट मशीन भी लग गई है, ये भी एक फैसिलिटी है। ई कैश, डिजिटल कैश, जो ये जिस समय की बुक है उस समय वॉलेट्स काफी चरम सीमा पे थे। ये जो आपका फ्री चार्ज वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, इस तरीके की चीजें जिनके अंदर जो करेंसी आपकी होती थी उसको ई कैश या डिजिटल कैश कहते थे। आज के समय में इसी को यूपीआई से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि काफी एडवांस और काफी एरर फ्री वर्जन है इसका। देखिए, मिनिमम वैल्यू 2 लाख आरटीजीएस की, और यही नेफ्ट की क्या होती है, नेफ्ट की जो अबव लिमिट होती है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट वो 2 लाख होती है। शायद 2 लाख के ऊपर होते ही वो आरटीजीएस बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के पूछते हैं पेपर में अक्सर, तो इसीलिए टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. This agreement or contract is in writing and is known as insurance policy. कई बार आपने एल का नाम सुना होगा, पॉलिसी वर्ड सुना होगा, है ना, इंश्योरेंस वर्ड सुना होगा।
लेकिन कुछ वर्ड आपके नए होंगे आपके लिए, जैसे कि इंश्योरर, इंश्योर्ड, आगे भी कुछ आएंगे आपके ऐसे वर्ड, इंश्योरेबल, इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कि इंश्योरर जो इंश्योर कर रहा है किसी चीज को कि भाई इस चीज पे लॉस हुआ तो जिम्मेदारी हमारी, और इंश्योर्ड जिसका लॉस वो भरेगा, जिसको वो लॉस होता अगर ये इंश्योरर मौजूद ना होता तो वो हो गया इंश्योर्ड। इस केस में इंश्योरर एग्री करता है कि इंश्योर्ड को अगर लॉस होगा इस इवेंट के कारण, कोई भी एबीसी इवेंट है उसके कारण, तो जो लॉस होगा वो वापस भरेगा कौन, इंश्योरर। किस चीज के बदले, ऐसा क्यों करने लग रहा है भाई, आप चले जाओगे किसी को कि भाई आपको लॉस हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है, लाइए मैं पे करूंगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो क्यों कर रहा है इंश्योरर ऐसा, एक चीज के एक्सचेंज में, क्या है वो, रेगुलर पेमेंट, एक छोटे अमाउंट का रेगुलर पेमेंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की कोई इंश्योरेंस है कि कोई चीज जो 10 लाख वैल्यूएशन जिसकी लगाई जा रही है लोगों द्वारा, उसको इंश्योरर ने कहा कि अब आपकी खोई, चोरी हुई, किसी ने जला दी या टूट गई, कुछ भी हुआ, तो हम ये सामान हटा के आपको उसकी जगह पैसे दे देंगे, आपका लॉस हम बचा लेंगे। मान लीजिए 10 लाख का सामान है, 10 लाख का इंश्योरेंस हो गया। अब लगभग 2,000, 3,000, 4,000 अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कितने लंबे पीरियड के लिए हो रही है उस बेसिस पे एक 2-4 हज़ार रुपए का एक प्रीमियम क्रिएट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, जो पर मंथ इंश्योर्ड देगा इंश्योरर को इस चीज के लिए, इस सर्विस के लिए। ठीक है, तो इंश्योरर कौन है समझ गए। यहाँ पे अक्सर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर होती है जो एग्री करती है कि हम कंपेंसेट करेंगे अगर कोई लॉस होता है इंश्योर का, कोई नहीं, इससे एक स्पेसिफिक क्लॉज जिसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ड हो। इंश्योर्ड कौन है, वो इंडिविजुअल या फर्म जो कंपेंसेशन पाती है जब उसको उस गुड्स का या किसी चीज का लॉस होता है जो इंश्योरर ने कही है कि मैं पूरा करूंगा, और ये वही होता है जो प्रीमियम इंश्योर्ड को पे करता रहता है रेगुलरली। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, फिर थर्ड वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पे कि कोई चीज इवेंट हुई, जैसे कि फायर इंश्योरेंस था और जो है कहीं पे आग लग गई, तो ये क्या है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जब पॉलिसी में जो चीज लिखी हो, जो सब्जेक्ट मैटर हो, वो जो है क्या कहते हैं कि सही में लॉस में गया हो और उसी तरह से गया हो जैसे जैसे इंश्योरेंस में लिखा गया था कि ऑप्शंस अवेलेबल। प्रीमियम मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या मंथली पे होता है, और ये उसका कंपेंसेशन के सर्विस देने के बदले एक चार्ज है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। किन प्रिंसिपल्स पे, किन उसूलों पे काम कर रहा है इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस की पूरी इंडस्ट्री है कैसे चल रही है, किन चीजों पर। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, एक अच्छे लेवल का पूरा विश्वास दोनों तरफ से, इंश्योरर का इंश्योर्ड पे और इंश्योर्ड का इंश्योरर पे होना जरूरी है। आप अगर किसी से इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हो तो आपका पहले से उस पर पूरा विश्वास हो कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ, मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूँ अपना खुद का, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मेरे घर वालों को पैसे देंगे, या जिन्हें भी नॉमिनी मैंने बनाया है उन्हें पैसे देंगे, जो भी डिसाइड हुआ। ये पहले से फेथ होना चाहिए इंश्योरर पर, इंश्योर्ड का। और वाइस वर्सा, इंश्योरर का इंश्योर पे क्या वो ट्रस्ट होना चाहिए कि उसने कुछ भी छुपाया नहीं है, कोई भी मटेरियल फैक्ट जो इंश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, जिस चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है, ऐसा कोई भी ज़रूरी फैक्ट, अच्छा फैक्ट जो इफेक्ट देता हो, वो इंश्योरर से इंश्योर्ड ने नहीं छुपाया है। ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक पर्सन ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली बिना ये बताए कि वो एक हार्ट पेशेंट है, और बाद में जो है वो इंश्योर्ड हार्ट अटैक से मर गया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो कंपनसेशन देने से मना कर सकती है, क्योंकि उससे बात ही छुपाई गई थी इंश्योरेंस करते टाइम कि भाई ये हार्ट पेशेंट है। ना छुपाई गई होती तो उल्टा होता, तब उन्हें पैसे देने ही देने पड़ते, क्योंकि उनके क्लॉज में लिखा होता। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री ओनर ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली उन आइटम्स के लिए जो उसके फैक्ट्री में है, या अपनी फैक्ट्री के लिए ही उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली फायर की। अब पता चला बाद में कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उन्हें पहले से वार्निंग जारी करी हुई थी देखते हुए सिचुएशन को कि उनकी फैक्ट्री की वायरिंग को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
और बाद में क्या हुआ कि फैक्ट्री में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है तो वो कंपेंसेशन देने से मना कर देगी, क्योंकि जिस समय पॉलिसी ली जा रही थी उस समय ये चीज़ छुपाई गई इंश्योरेंस वो इंश्योरर से कि इंश्योर्ड को ऑलरेडी इस चीज़ से खतरा है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो पहले की बात हो रही थी कि जब पॉलिसी ली जा रही है तब की। अब हम बात करेंगे कि जब पॉलिसी ली जा चुकी है कंटिन्यूएशन में, तब तब क्या होता है, तब जो इंश्योर्ड है उसे उस इंश्योरेंस पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर के प्रति इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इस इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद ना चाहे कि उसे इस तरीके का लॉस हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ऊपर फैक्ट्री के बारे में था, अब फैक्ट्री की चिंता उसको रही हो तभी इंश्योरेंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये तो ऑब्वियस हो जाएगा कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी तो खरीदी बट फिर खुद ही उसने सिचुएशन को बदलने दिया कि जिससे आग लग जाए और उसे नुकसान हो, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मोटा पैसा वसूलना चाहता था, क्लेम लेना चाहता था। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि जो इंश्योरर है उससे हमें कुछ भी छुपाना नहीं है। उससे अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम अगर इंश्योर्ड हैं, तो हम जो है हमारे सब्जेक्ट मैटर के प्रति प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हों। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने स्पाउस के लिए आप ले सकते हो, लेकिन आप किसी स्ट्रेंजर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, क्योंकि आप खुद उसे मार दो कल जाके, तो है ना, या उसे कुछ हो जाएगा तो आप उसकी केयर नहीं करोगे, आप उस चीज़ की सुरक्षा नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपको वो लॉस होना चलता होगा। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं प्रोवाइड की जाती। इंश्योरर इंश्योरेंस करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ये देखना होता है कि आपका, यानी जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके प्रति हो, सब्जेक्ट मैटर के प्रति। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये आपका आता है थर्ड प्रिंसिपल। ये कहता है कि इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए का सामान था आपका फैक्ट्री में, आपने पॉलिसी 2 लाख की करा रखी थी, तो आग लग गई, अब आपको 2 लाख मिल गए। ऐसा नहीं होता। क्या कहा जाता है कि पहली चीज तो जितने का लॉस आपको हुआ होगा कंपनी उतने का ही कंपेंसेशन देगी, या तो जितने की पॉलिसी है और या तो जितने का लॉस हुआ है, विच एवर इज लेसर। ये ध्यान रखिएगा, जो दोनों में से कम है। मान लीजिए आपका सामान कम का चला है तो आपको कम कंपेंसेशन मिलेगा। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस 2 लाख का कराया पर आपका सामान 5 लाख का चल गया, तो आपको 2 ही लाख मिलेगा। जो कम होगा वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग चीज नहीं है, ये सिर्फ आपको बहुत बड़े लॉस से बचाने का तरीका है। कि आपके फैक्ट्री में आग लग गई, आप तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपको 50 लाख का नुकसान हो रहा है, तो अगर आपने 45 लाख की, 40 लाख की, 20 लाख की पॉलिसी करा रखी है, तो आपको उतने पैसे तो एटलीस्ट वापस मिल जाएंगे, आपका लॉस घट तो जाएगा। हालांकि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कभी भी किसी डेथ ऑफ अ पर्सन पे, यानी लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई नहीं एस्टिमेट कर सकता कि इसके बदले कितने का लॉस हुआ है एक इंसान को रुपये में। पैसे में नहीं आंका जा सकता किसी की लाइफ को, आपके क्लोज वन के। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऐसा भी होता है कई बार कि एक व्यक्ति एक सेम चीज का इंश्योरेंस 2-3 जगह से करा लेता है। अब ऐसे में अगर सामान जलता है, टूटता है, चोरी होता है, तो जो जिस जिस रेशियो में इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, मान लीजिए कहीं आपने 5 लाख की कराई, कहीं 10 लाख की कराई, 2 जगह करा रखी, तो जिस जगह 2 गुना और जिस जगह 1 गुना है, 2:1 के रेशियो में ही वो आपका लॉस भी डिवाइड करेंगे, वो उससे ज्यादा नहीं पे करेंगे आपको। मान लीजिए आपका सामान 85,000 का था, तो 2:1, सॉरी 60,000 था, तो 40,000, जो बड़ा जिसके आपने ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस लिया 40,000, जिसके छोटा लिया 20,000 दे देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वहां 2 लाख का कराया था, 5 लाख का कराया था। जलने के समय, लॉस होने के समय आपके लॉस का वैल्यू क्या थी ये देखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इसमें क्या होता है, जब आप कंपेंसेशन पे कर देते हो, मान लीजिए आप इंश्योरर हो और आपने इंश्योर्ड के 1 लाख के गुड्स का इंश्योरेंस करा था, अब वो इंश्योरेंस आपको, उसने आपको क्लेम किया क्योंकि उसके आग लग गई और वो 1 लाख का सामान जल गया। अब वो जो जले हुए कुछ टूटे फूटे सामान है, जब आप उसके पूरे की वैल्यू 1 लाख थी और आपने एज इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख पे कर दिया कस्टमर को, तो अब बचा हुआ सामान का जो भी जला पुर्जा, जो भी हिस्सा है, कबाड़ है, जो भी है, वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, क्योंकि उसने एक तरीके से खरीद लिया है आपसे सामान।
बस फ़र्क ये है कि एक्चुअल वैल्यू सामान की बहुत गिर चुकी है, लेकिन उसके बदले आप एक प्रीमियम पहले से पे कर रहे थे। तो ऐसे केस में वो सामान जो टूटा-फूटा है वो अगर कंपनी बेचेगी तो उसका पैसा खुद रख लेगी, जैसे यहाँ पे कहा गया मान लीजिए 10,000। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लेम पे कर देने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज्ड ही सही, खराब ही सही, वो इंश्योरर को पास हो जाती है, उसके ओनरशिप इंश्योरर के पास चली जाती है। सिक्स्थ आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। आपने ओ माई गॉड देखी है? ओ माई गॉड मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां पे उसकी दुकान जलती और गिरती है नेचुरल कॉज से, भूकंप से। और अक्सर नेचुरल कॉजेस को इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर डिनाई करके रखता है। उसके और भी बहुत सारे रीजन है, किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि कोर्स से काफी हटके होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हटके होंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत काम के होंगे वो शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, ये टॉपिक मैं नोट कर लेता हूँ कहीं, मैं शुरुआती शॉर्ट वीडियोस में ही इसे रखूंगा। तो जो कॉज है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। जैसे किसी ने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली वीड बैग्स के लिए, और जब वो समुद्र से जा रहे थे तो वहां पे चूहों ने जो है गेहूं खराब कर दिया, तो उसका कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मरीन इंश्योरेंस कराया था, वो समुद्र में डूब जाने से, सामान के या भीग जाने से, खराब होने पे होता है। तो आपका सब्जेक्ट मैटर जब दूसरे कॉजेस दे रहा है तो आप किसी थर्ड कॉज के बदले इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि इसमें एक बड़ा हंसी का एग्जांपल आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है कि मान लीजिए कि चूहा जो है होल कर देता है शिप में ही, और जिस वजह से शिप में थोड़ा पानी आ जाता है। वैसे तो शिप में चूहा होल नहीं कर सकते, लेकिन मान लेते हैं, तो वो पानी जो आ जाता है वो वीड बैग को खराब कर देता है, तो आपको जो है मिलेगा पैसा, क्योंकि समुद्र के पानी से भीग के खराब हो जाना एक जेन्युइन जनरल क्लॉज रहता है मरीन इंश्योरेंस में। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसमें क्या कहा जाता है, इंश्योर्ड जो है, वही जैसे मैंने ऊपर बताया कि इंश्योर्ड जो है उस चीज का ध्यान रख के, अपना समझ के, वो ये ना चाहे कि हमने तो इंश्योरेंस करा लिया, हम आराम से बैठते हैं, जलता है जल जाने दो, चोरी होता है चोरी होने दो, ऐसा ना हो। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसकी तरफ बना रहना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बावजूद। आपने अपने स्पाउस का, बच्चे का या माता पिता का इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस, उसके आपने कहा तो उनका इंश्योरेंस कर दिया, अब तो चाहे ये खांसे मरे, अस्पताल जाएं, कहीं को किडनैप हो जाए, कोई कुछ हो जाए, आपको सब चल जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस अक्सर बड़ी इजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता ही है इंसान का अपनी इमीडिएट फैमिली के प्रति, हमेशा रहता है। वो ये तो नहीं चाहेगा कि हमने इनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया तो लॉ ने मार ही दे, मूवी तो चल नहीं रही है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब कि सामने वाला लॉस होने से बचना चाहता हो, वो ये ना सोचता हो कि हमने इंश्योरेंस करा दिया तो अब लॉस होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4.2 भी इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, बहुत ही बकवास पॉइंट लगता है मेरे को। इंश्योरेंस और एश्योरेंस लगभग सेम चीजें हैं, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं है, इनका मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है। एश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो सम एश्योर्ड है वो पे होना ही होना है, अभी या बाद में। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी का एक नया टाइप चला है, उसको इन्होंने एश्योरेंस बोल दिया। खैर, बाहर इंश्योरेंस ही बोलते हैं, बस अलग अलग नाम हो जाते हैं पॉलिसीज के। जैसे आपने जीवन रक्षा, जीवन सुरक्षा, जीवन सरल एक्सेट्रा LIC के सुने होंगे, या पोस्टल के आपने सुने होंगे, क्या कहते हैं कि संतोष, सहज एक्सेट्रा। तो ये जो है आपके इंश्योरेंस ही है एक तरीके से, जिसको इन्होंने कहा एश्योरेंस। ये कहता है कि भाई आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, हम आपसे जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए 10 साल का इंश्योरेंस आप करा रहे हो और 10 साल तक आपको कोई लॉस नहीं होता है, तो ऐसा ना हो कि आपने इतने बड़े बड़े अमाउंट हमें देते रहे 10 साल तक और वो हमने रख लिया। तो इसीलिए इस केस में आपको जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो वापस मिल जाता है, हालांकि इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यही एक टाइप में एश्योरेंस भी ऐड करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइफ, मैराइन, फायर, हेल्थ, ये सब्जेक्ट मैटर का टाइप है ना कि इंश्योरेंस का खुद का टाइप, इसीलिए इन्होंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का टाइप बोल के इसको कंटिन्यू कर दिया और उसको अलग कर दिया एश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस कैसे कैसे होते हैं, होल लाइफ एश्योरेंस और एंडोमेंट।
ये एंडोमेंट वही है जो आप अभी एश्योरेंस की बात कर रहे थे ना, वही, इसीलिए वर्ड भी एश्योरेंस आ जाता है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे एक टाइम के बाद। जबकि होल लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस क्या होता है, ये 80 साल तक होता है ना। 80 साल तक तो आजकल कौन ही जी रहा है। खैर, आज की जनरेशन तो मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी हेल्दी है और इतना खान पान की क्वालिटी अच्छी रह गई है कि इतना लंबा लाइफ रहेगा। लेकिन हाँ, बचा लेने के लिए हेल्थ सर्विसेज हमारी बहुत एडवांस होती जा रही है, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है। अगर आपको कुछ होता है तो आपके द्वारा चुने गए नॉमिनी या आपकी इमीडिएट फैमिली को उसका जो अमाउंट है, सम एश्योर्ड है उस पॉलिसी का, वो दे दिया जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी लाइफ चलती है। एंडोमेंट आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ऑप्शंस होते हैं। जिस टेन्योर के कंप्लीट होने तक अगर आपको कुछ नहीं होता है, भगवान करे कुछ ना ही हो, चाहे आप इंश्योरेंस लो चाहे ना लो, तो वो अमाउंट जो आपने दिया है या जो एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखते हैं। फायर इंश्योरेंस, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, है ना, ये सब टाइप्स है फायर इंश्योरेंस के कि भैया एक पर्टिकुलर चीज़ में इस समय से इस समय के बीच इस तरह से अगर आग लगती है, ये क्या हो गया, आपकी स्पेसिफिक पॉलिसी हो गई। डबल इंश्योरेंस मतलब कि आप पहले ही उन गुड्स का इंश्योरेंस करा चुके हो, एक बेसिक इंश्योरेंस कि उन्हें कुछ भी होता है तो, प्लस आपने एक फायर इंश्योरेंस एक्स्ट्रा करा दिया कि अगर आग लगती है तो। फिर आता है आपका री इंश्योरेंस, इसे मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैरीन में कार्गो, हल और फ्रेट 3 होते हैं, इसे भी आगे पढ़ेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है एक अमाउंट तक के आपके मेडिकल के कुछ खर्चे, एक्सेप्ट ये चश्मा बनवाना, आँख का और दांतों को जो अलाइन कराना है, इस तरीके की चीज़ें छोड़ के, जो प्रॉपर बीमारी है जिससे आपके लाइफ पर रिस्क आ सकता है आगे जाके, ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस, मतलब ऐसे केस में मेडिकल सर्विसेज खरीद ले सके आप आराम से बिना पैसे उस टाइम हुए, इस चीज़ का इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। मरीन इंश्योरेंस अब तक आप इतना तो समझ ही होगी, जब आप समुद्र के थ्रू, शिप्स के थ्रू सामान भेजते हो तो वहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस आपके गुड्स या चीज़ों के होते हैं वो मरीन इंश्योरेंस होता है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, लाइफ इंश्योरेंस दोनों तरीके के होता है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली के भी और रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट के भी। कि भाई हम बहुत जल्दी कहीं मर गए तो हमारे घर वालों का क्या होगा, उनके फाइनेंशियल कंडीशन का क्या होगा। तो इसीलिए जो है हम इस तरीके का इंश्योरेंस कराते हैं कि भाई अगर हमें आज नहीं कल कुछ हो जाए तो हमारे घर वालों को एक मोटे पैसे मिल जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन नॉर्मली हो सके, उन्हें किसी के पास न जाना पड़े हेल्प के लिए, अगर वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है तो। सेकेंड होता है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, ऐसा ना हो कि हम इतने ज़्यादा एजेड हो जाएं कि हम कुछ करने लायक ना बचे बट हम जिंदा हों। तो इसीलिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग टाइप होता है कि 60-70 की एज के बाद जब आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, अनलेस आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिसको पेंशन मिल रही है, तो उस टाइम का वो एक फिक्स्ड अमाउंट उल्टा वापस मिलने लगे, इस तरीके के भी इंश्योरेंस होते हैं। जैसे SIP आपने सुना होगा, वैसे SWP होता है, वो कुछ कुछ ऐसा ही होता है। मेन एलिमेंट्स क्या है लाइफ इंश्योरेंस के, अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों लोग एक दूसरे से कुछ छुपाए ना। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए पॉलिसी लेते समय भी और मैच्योरिटी के समय भी, जबकि बाकी कई सारे इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही केस में जरूरत पड़ता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद हो, लेकिन इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप उस समय भी अपनी अपने घर वाले जिसकी भी इंश्योरेंस करा रहे हो उसकी लाइफ की चिंता हो आपको, इंश्योरेंस कराते टाइम भी, और जिस समय वो मैच्योर हो रही है, यानी कि जिस समय ऐसा केस आ जा रहा है अपेरेंटली कि इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ रहा है, डेथ हो जा रही है समथिंग किसी की, तो उस समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनके तरफ बना हुआ रहा हो। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मैंने पहले ही बताया था इंडेमनिटी पढ़ाते समय कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आता है, क्योंकि किसी भी लाइफ का, ह्यूमन बीइंग की लाइफ का एग्जैक्ट कंपनसेशन कितना होना चाहिए कोई नहीं कह सकता, ये गलत होता है, मनी में नहीं तोला जा सकता है इसको। फायर इंश्योरेंस, इसमें जब जो इंश्योरर है वो एग्री करे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे कि वो इंडेमनीफाई करेगी, यानी कि भर पूर्ति करेगी अगर इंश्योर्ड किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजरता है जब उसकी प्रॉपर्टी फायर से डैमेज हो रही है तब। ठीक है, एक अमाउंट तक का
एक गिवन टाइम तक का ये होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सब बातें की जा रही होती है उसे पॉलिसी कहते हैं। सम एश्योर्ड क्या होता है, जितने अमाउंट के लिए प्रॉपर्टी इंश्योर की जाती है। प्रीमियम क्या होता है, जो अमाउंट पर मंथ उसके अगेंस्ट, इस पॉलिसी के अगेंस्ट पे किया जा रहा होता है। फायर इंश्योरेंस में एक्सप्लोजन, लाइटनिंग और फायर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इनसे अगर कोई लॉस होता है तो उसको कवर करता है, या कोई डैमेज होता है तो। इसमें क्या है, पॉलिसी लेते समय और लॉस के टाइम दोनों समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस की तरह। ये भी एट मोर गुड फेथ पे ज्यादा रिपीटेड पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। और लॉस भी केवल फायर की वजह से ही हो, फिर ये नहीं कि डूब जाने से हो या चोरी हो जाने से हो। मतलब कॉजा प्रॉक्सिमा वाला डॉक्ट्रिन, या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, जरूर काम कर रहा हो, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा हो। मरीन इंश्योरेंस ये तब होता है जब स्टॉर्म, कोलिजन, कैप्चर, सीजर या सिंकिंग के कारण होने वाले लॉस से बचाता है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे कि तूफान आ गया, समुद्री तूफान, तो अब तो आपका जहाज सामान सब गया, तो इस तरीके के रिस्क से बचाता है आपके सामान को। मतलब कि सामान को तो वहां नहीं जाएगा बचाने वो, लेकिन उसको वेव ऑफ कर देगा, उससे पे ऑफ कर देगा आपको, ठीक है, उतने अमाउंट से। कोलिजन, दो शिप टकरा गए। कैप्चर, किसी ने क्या कहते हैं कि समुद्री डाकुओं ने, लुटेरों ने, समथिंग जो आजकल इतने नहीं होते हैं, फिर भी कैप्चर कर लिया, आपका शिप पकड़ लिया। सीजर, किसी देश ने रोक लिया आपको, सिर्फ इसलिए कि उन्हें शक हुआ कि आप कुछ गलत जा रहे हो, या आप बिना परमिशन के जा रहे हो, या आप दुश्मन देश से निकल रहे हो, दुश्मन देश को जा रहे हो, ऐसा कुछ केस में सीज कर लिया जाता है। सिंकिंग ऑफ शिप, ऑफकोर्स समुद्र में जा रहा है, समुद्र में डूब सकता है, यही उसका ऑन दी एक्सीडेंट टाइप है शिप का। तो मरीन इंश्योरेंस इन सब चीज़ों से आपको वो करता है रक्षा। हाँ, तो अब जो मैं कह रहा था कि मुझे भी ये तीन टाइप्स नहीं याद आ रहे हैं, तो ये देखते हैं क्या है। कार्गो, हल और फ्रेट। ठीक है, कार्गो तो वो है कि भाई आपके शिप में जो सामान लाद दिया गया है ट्रैवल कराने के लिए, और पर्सनल बिलोंगिंग्स, क्रू और पैसेंजर्स की, इन सब का इंश्योरेंस होता है, तो इसे बोलते हैं कार्गो मरीन इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस क्या होता है, जब पूरा का पूरा होल शिप, देखिए हल होल ऐसे याद रख सकते हैं, पूरा शिप ही इंश्योर्ड हो एज इट इज, उसके एक एक पेचकस, टूल, सब कुछ कवर होता है उसमें। ठीक है, अक्सर शिप के जो ओनर होते हैं वही इतना बड़ा इंश्योरेंस खरीद पाते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस, ये मान लीजिए आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और बीच में कहीं उसको लॉस हो जाता है, तो ऐसे इंश्योरेंस, ऐसी सिचुएशन से इंश्योर करने के लिए हम जो इंश्योरेंस लेते हैं उसे बोलते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। फिर से वही, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एट द टाइम ऑफ लॉस लिखा है ना। अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर, एक्सेट्रा। हेल्थ इंश्योरेंस लास्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं किसी इलनेस के केस में, वो हेल्थ इंश्योर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बेसिक मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं, मेजर मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मेडिकल सप्लीमेंट हो सकता है, और डिसेबिलिटी इनकम हो सकता है। ठीक, डिसेबल के लिए इनकम करना बहुत आसान काम नहीं रहता है, तो उसको जो है डायरेक्टली एक इनकम होती रहे, इसके लिए उसका इनकम इंश्योरेंस हो सकता है। मेडिकल सप्लीमेंट वो जो है सोशल, हाँ एक बात और, ये जो आपके सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके गैप को भी खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मेडिकल सप्लीमेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज का इंश्योरेंस करवाती है, तो वो अक्सर पब्लिक वेलफेयर में कवर कर लेती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर कर लेती है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो है वो बहुत समय तक किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, इलाज भले ही उनका स्लोली चल रहा होता है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में रहना कंपल्शन हो जाता है, तो वहाँ के खर्चे, हॉस्पिटल बेड के, नर्सिंग खर्चे, ये सब, इन सबको भी कवर करते हैं कुछ मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है,
आपकी कोई भी बड़ी इलनेस है तो उसके इलाज का खर्चा, आपके दवाइयाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब क्या मेजर और बेसिक मेडिकल एक्सपेंस। ये डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स जो है मैं शॉर्ट्स में भी कोशिश करूंगा कवर कराने की, जब कोर्स खत्म हो चुका होगा तब, तो आपके रिवीजन में काम आएगा। वैसे काफ़ी हद तक जब मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ उसमें कवर हो रहा होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरत है तो आप एक बार खुद से रीड करिए, और अगर बिल्कुल ही ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद। कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, पोस्टल आ जाता है और टेलीकॉम आ जाता है, यानी कि किसी को कोई चिट्ठी पत्री लेटर डाक पोस्ट का कोरियर ये सब पहुंचाना, और या फिर किसी से टेलीफोन पे बात करना है, मोबाइल फोन पे बात करना। पोस्टल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोल करी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीके की होती हैं, सॉरी, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीके की होती हैं। आजकल कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट सर्विस चालू कर दी है जो काफ़ी फास्ट है, प्राइवेट कोरियर सर्विसेज से कम्पीट करने के लिए ऐसा किया गया है। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है, अब बंद हो गया है ये, टेलीग्राम सुना होगा आपने। पोस्टल सर्विस हाईली रिलायबल, बहुत रिलायबल रहती है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, तो आपकी चिट्ठी पहुंचती ही पहुंचती है, नहीं तो ट्रैक हो जाती है। कोई भी सामान आपका किसी कोरियर के अंदर से चोरी होने का चांस कभी भी नहीं होता है। स्पीड में बहुत स्लो होते हैं पोस्टल सर्विसेज क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं सीधा, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, ये भी वही पॉइंट है आपका कि इसमें जो काम करते हैं वो सेंट्रल सर्विस एम्प्लॉयज होते हैं, और इसीलिए चूंकि उनका प्रमोशन ऐसे इजीली नहीं हो जाता है, उनके टैलेंट के बेस पर नहीं होता, इसीलिए बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स मारने के लिए वो मोटिवेट नहीं होते। फाइनेंशियल फैसिलिटीज में क्या क्या जाता है, किसान विकास पत्र प्रोवाइड कराता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एमआईए स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, है ना, ये सब चीज़ें जो है, मनी ऑर्डर भेजना किसी को, ड्राफ्ट जैसा ही है लेकिन बाय पोस्ट जाता है। ये सब फाइनेंशियल फैसिलिटी पोस्टल डिपार्टमेंट करवाता है, प्रोवाइड कराता है। मेल सर्विसेज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाना या कोई भी बड़ा अमाउंट पहुंचाना, साथ ही साथ उसका इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अगर आप उनसे बोलोगे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके कि भाई हमारा सामान पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, ये कहीं खो गया तो हमारा फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत महंगा सामान है, तो एक इंश्योरेंस भी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कि आपका सामान जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवाया जा रहा है हमारे द्वारा, उसका ये इंश्योरेंस है। अगर वो हमसे खोता चोरी होता है गायब होता है तो हम उसका अमाउंट पे करेंगे आपको। मेल सर्विसेज कैसी कैसी होती है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर और अदर सर्विसेज जैसे कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र और ई बिल। देखिए जो आज का आपका पोस्ट पेमेंट्स बैंक आ गया वो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहले भी बैंक की तरह वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलते आ रहे हैं, आरडी खुलती आ रही है, टीडी यानी कि एफडी खुलती आ रही है, तो ये सब फैसिलिटी हमेशा से रही है। स्पीड पोस्ट वगैरह तो था ही। फिर आता है आपका टेलीकॉम, जैसे पोस्टल है वैसे कम्युनिकेशन में दूसरा क्या है, टेलीकॉम है, जैसे कि आपका बीएसएनएल हो गया, आपका एमटीएनएल हो गया, ये सब, ठीक। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज आपके मोबाइल सेल जो होते हैं सेल फोन्स उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उनको नेटवर्क और इंटरनेट देता है। रेडियो पेजिंग सर्विसेज, बहुत पहले पेजर चले थे लेट 90s में, इसमें क्या होता था कि मोबाइल की तरह आप एक दो जो है वायरलेसली कनेक्ट होती थी डिवाइस, अब आप चाहो तो दूसरे को मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, इसे कहते थे मेजर पेजर, और जैसे ही मैसेज सामने वाले के पास जाता था वो नोटिफाई होता था किसी बीप साउंड के अलावा, लेकिन इसमें इमोजीज नहीं बन पाते थे अफसोस। फिक्स लाइन सर्विसेज, ऑप्टिक फाइबर देखिए आप पूरे देश में बिछा दिए गए हैं, इससे पहले भी फ़ोन लाइन्स बिछाई गई थी, तो इस तरीके के फिक्स सर्विसेज भी होती हैं कि लोगों ने अपना टेलीफोन मॉडर्म इंटरनेट का लगवा लिया और लंबे समय तक वो चल रहा है। फोर्थ होता है केबल सर्विसेज, इसका टेलीकॉम से तो कोई लेना देना नहीं है वैसे तो। केबल सर्विसेज का मतलब है कि जो भी आप टीवी पे डेली देखते हो केबल नेटवर्क के थ्रू, डीटीएच वीटीएच के थ्रू आजकल तो होता है, तो आप उसको वो भी क्या है, ये इनके कहने के हिसाब से टेलीकॉम में आ रहा है, जबकि मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहिए। खैर, वी साइट सर्विसेज, वेरी स्मॉल
अपर्चर टर्मिनल, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड जो छोटे कम्युनिकेशन होते हैं, कई सारी सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसीज ये रखती हैं। सैटेलाइट फोन्स स्पेशली, जहाँ पे भी टावर नहीं है वो सैटेलाइट के थ्रू कैच करता है ना, रिमोट से रिमोट एरिया तक ये सर्विस पहुंच पाती है, वीसैट। ठीक, फिर आता है आपका डीटीएच। वही आपका टीवी केबल वाला नया वर्जन है, आप जानते ही हो डीटीएच है क्या, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि 45 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए, पर कुछ वीडियोस मेरे ऐसे गए हैं, ठीक है। हालांकि मेरे वीडियोस में मैं इतनी तेज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1.5x पे ना देख पाओ, बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर आपने स्कूल में एक बार भी आपको सही से बुक को पढ़ाया गया है और आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये एक बार मेरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इन वीडियोस के भरोसे हो, तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले आप इसे टोटल में 2 बार पढ़ लो, और एक जगह जो हर चैप्टर के बाद में क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं वो नोट करके रख लो या फोटो कॉपी करा के, और उन्हें भी रिवाइज करो एग्जाम से पहले, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर 4 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वो क्या होगा, वो होगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, चैप्टर 5। अगला वीडियो हम इसी से शुरू करेंगे। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।